गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। मैं सी एस सौरव शर्मा, आपका एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन का मेंटोर। माहौल जबरदस्त शानदार बच्चों। तो सर यूएससीए में पार्ट 1 सेक्शन ए सबसे पहला सब्जेक्ट अपना एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इसको। तो इसका वेटेज एग्जाम में कितना रहता है सर? 75 मार्क्स के क्वेश्चन आप मान के चलो कि आपको इस सब्जेक्ट में से आपको मिलने ही वाले हैं, और एमसीक्यू में तो मिलेगा, और हो सकता है कि एक ऐसे जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है वो इस सब्जेक्ट से आ सकता है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं हमारा ये सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अंदर अपन पढ़ने वाले क्या क्या है और क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें अपन क्या करते हैं पहले समझते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट का नाम है उसको बोलते हैं अपन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? देखो आपने 12th के अंदर अकाउंट्स पढ़ा होगा। यस सर, हमने अकाउंट्स पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या होता है सर? उसी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। अपन पढ़ रहे हैं यूएस गैप, ठीक है। तो यूएस गैप के अंदर अपने पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से उसके अंदर यूएस गैप एप्लीकेबल होंगे, और ईच एंड एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी आइटम होगा उसको लेकर के अपन क्या करेंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो सर सबसे पहला जो बैलेंस शीट और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसके यूज़र्स कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको है ना यूएस गैप की एक कंपनी है उसका फाइनेंशियल दिखाता हूँ। कौन सी कंपनी है सर? देखो 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 देखो, आप जानते हो इस कंपनी को। इस कंपनी का नाम है एप्पल आईएनसी। एप्पल आईएनसी जो कंपनी है जिसके आप क्या करते हो सर, फ़ोन यूज़ करते हो। देखो आईफोन अगर आप यूज़ करते हो तो ये किसकी कंपनी है सर? एप्पल की। ओके सर, तो ये जो कंपनी है यूएस बेस्ड कंपनी है, इसका फाइनेंशियल आपको दिखाई दे रहा है। यस सर। तो अपन जो भी पढ़ेंगे ना इस सब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें सर इस फाइनेंशियल के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा। देखो यूएस गैप के अंदर जो भी यूएस की कंपनीज़ हैं उनको फाइनेंशियल्स बनाना होता है, तो उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखो मैंने एप्पल का फाइनेंशियल ओपन किया है, उसने क्या क्या बनाया है। सबसे पहले उन्होंने बनाया है सर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, फिर बनेगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर बैलेंस शीट बनता है, फिर शेयर होल्डर का इक्विटी बनता है, फिर कैश फ्लो बनता है। उसके बाद में क्या बनते हैं सर? नोट्स बनते हैं, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जाती है। तो ये सारी चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, जिसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सप्लीमेंट्री डेटा। चलिए आ जाइए अपनी नोटबुक के अंदर, अपन स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट द बैलेंस शीट। ओके सर, तो सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें प्राइमरी यूजर्स कौन होते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता तो क्या होता? देखो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता तो डिसीजन कैसे लेते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है, कौन सी कंपनी की लिक्विडिटी ज़्यादा है। किसी कंपनी को लोन चाहिए होगा तो बैंक उसको लोन कैसे देगा? तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के लोन देता है। तो इसके कौन कौन से यूज़र्स होते हैं? एक होता है सर इसका प्राइमरी यूज़र, और दूसरा होता है सर इसका अदर्स यूज़र। प्राइमरी यूज़र कौन होते हैं सर? मेनली इन्वेस्टर्स होते हैं। कौन लोग होते हैं? अपन जैसे लोग जो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो अपन अलग अलग कंपनियों में क्या करते हैं दोस्तों, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो पैसा ऐसे तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मेहनत की कमाई है हमारी, खून पसीने से अपन ने क्या किया, पैसा कमाया है। तो जो भी पैसा अपन इन्वेस्ट करते हैं ना, अपन सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। सर सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का पोटेंशियल कितना है, कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, ठीक है, कंपनी का इबिटा कितना है। वैसे ही प्राइमरी यूजर्स होता है सर लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं सर? अगर किसी कंपनी को लोन चाहिए तो लेंडर्स उनको लोन देते हैं। अब लोन ऐसे तो नहीं दे सकते हैं, लोन देने के लिए वो क्या देखते हैं सर? कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो कैसा है, इसके अलावा कंपनी के पास में एसेट्स कितनी है। तो ये सारी चीज़ें उसको कैसे पता चलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। इसके अलावा होते हैं सर क्रेडिटर्स, जिससे अपन क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, जो अपने को उधारी पर माल देते हैं। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी के अंदर क्या करते हैं सर, कंपनी से रिलेटेड इनको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये प्राइमरी यूजर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे इन्वेस्टर है तो वो बाई करता है, या अगर मैंने कोई शेयर्स खरीदा हुआ है तो मैं उसको और खरीदूँ, या उसको जितना खरीदा उसको होल्ड करके रखूँ, या उसको बेच दूँ, ठीक है। या फिर किसी कंपनी ने लोन दिया है तो लोन का पैसा मैं वापस ले लूँ या उसको और लोन दूँ। तो ये सारी चीज़ें कब पता चलती है? जब आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। चलिए सर, इसके अलावा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना दे रही है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना दे रही है, इंटरेस्ट कितना दे रही है डिबेंचर्स के ऊपर, प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट कितना कर रही है लोन के ऊपर, कैपिटल गेन कितना हो रहा है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें अपने को पता चलती है। अब अदर्स यूज़र कौन होते हैं इसके, अब देखो कंपनी के मैनेजमेंट को भी पता करना होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। इसके अलावा कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गया, कंपनी के क्या हो गया सर, जो रेगुलेटर्स जो लॉ बनाते हैं उन लोगों को भी अपन लोग क्या करते हैं, जैसे इंडिया के अंदर तो अपन सेबी में क्या करते हैं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करते हैं। ओके सर, वैसे यूएस के अंदर भी आपको रिजल्ट सबमिट करने पड़ते हैं। ओके, इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करते हैं वो वाली एजेंसीज, उनको भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की लिमिटेशंस क्या क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने को है ना सारा डेटा प्रोवाइड नहीं कराता है। क्यों नहीं प्रोवाइड कराता है? देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपने को क्या पता चलता है, नंबर्स के बारे में, ठीक है, क्वांटिटी के बारे में, बट क्वालिटेटिव फैक्टर्स तो रह जाते हैं ना, जैसे कि इकोनॉमिक में ट्रेंड क्या चल रहा है, पोटेंशियल पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, इंडस्ट्री के लुकआउट्स क्या है, जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ उसकी पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल से पता नहीं चलती हैं। अब यूज़र कितने टाइप के होते हैं? एक होता है डायरेक्ट यूज़र, एक होता है इनडायरेक्ट यूज़र। डायरेक्ट यूज़र कौन होते हैं सर? जो कंपनी से डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, मतलब जैसे कि इन्वेस्टर हो गया या पोटेंशियल इन्वेस्टर हो गया। सर कैसे? अगर कंपनी लॉस कर रही है, तो कंपनी डिविडेंड देगी नहीं, तो इन्वेस्टर को क्या होगा सर, अरे यार मैंने तो इसमें पैसा लगाया, अब मेरे को तो रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, तो इससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है इन्वेस्टर। उसके बाद में मैनेजमेंट अफेक्ट होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। क्यों? क्रेडिटर का पैसा रुक जाता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी रुक जाती है, मैनेजमेंट को भी क्या होता है सर, नुकसान होता है, बोनस वगैरह नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है अगर कंपनी क्या करती है, पुअर परफॉर्म करती है। तो इनडायरेक्ट यूज़र कौन से होते हैं सर? इनडायरेक्ट यूज़र्स होती है सर जैसे भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है, या फिर अपने एनएसई बीएसई इंडिया के अंदर है, यूएस के अंदर क्या होता है सर, नेस्डेक हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जितने भी एडवाइजर्स होते हैं जो क्या करते हैं सर, एडवाइस देते हैं डायरेक्ट यूज़र को। आज जैसे मैं हूँ, मेरे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, बट मेरे को यूएस मार्केट की कंपनीज का अच्छा नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर एक फाइनेंशियल एनालिटिक्स करके एक कंपनी है, वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल का एनालिसिस करके बताते हैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं ताकि मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर सकूँ। तो वो कौन हो गया सर, जो कंपनी है वो इनडायरेक्ट यूज़र हो गया, और मैं डायरेक्ट यूज़र हो चुका हूँ यहाँ पर। अब सर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। इंटरनल यूज़र कौन होता है? इंटरनल यूज़र होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी के अंदर, ठीक है। जैसे कंपनी का मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, उससे क्या करते हैं वो लोग डिसीजन लेते हैं कि कंपनी के अंदर और एक्सपेंशन करना चाहिए, और एक्विजिशन करने चाहिए, और मर्जर करने चाहिए, कहाँ से माल खरीदे, किसको बेचे। तो ये सब इंटरनल यूज़र्स होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं सर? आउटसाइड द कंपनी, जैसे गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो गया, ये एडवाइजरी जो भी एडवाइजर्स हो गए वो लोग हो गए, ठीक है। इसके अलावा बॉन्ड रेटिंग एजेंसीज होती है, ये सब होते हैं आपके एक्सटर्नल यूज़र्स। चलिए सर, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं ना, तो उस टाइम पर ये सोचा जाता है, ये ध्यान में रखा जाता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र है उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ही है अकाउंट्स की, बिजनेस की, इकोनॉमिक की, और वो लोग क्या कर सकते हैं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को डेलीगेटली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? अब देखो, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको समझना है। जब आप कॉर्पोरेट्स में जाओगे आगे जॉब करने, तो आपको एलिमेंट्स याद नहीं करने, आपको समझने होंगे, जिसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को बोला जाता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है सर इसके अंदर? देखो, इसके अंदर आता है एसेट। देखो, ये मैं आपको किसी कंपनी का, जैसे एप्पल का मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ओपन किया एप्पल का फाइनेंशियल आपके सामने। देखो, इसके अंदर क्या आ गया सर, सबसे पहले आ गया आपके पास में एसेट। क्या आ गया सर? एसेट के बाद में क्या होगा सर? एसेट आ गया, ओके। एसेट के बाद में मेरे पास में होता है लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी, और इसके अलावा क्या होगा सर, मेरे पास में यहाँ पर इक्विटी होगा शेयर होल्डर का। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। एसेट आ गया सर, लाइबिलिटी आ गया, इक्विटी आ गया, इक्विटी को नेट एसेट भी बोलते हैं, ठीक है। नेट एसेट क्या होता है? एसेट माइनस लाइबिलिटी। फिर पीएनएल आता है, तो पीएनएल के अंदर क्या होता है सर? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है। फिर ओनर्स ने कितना इन्वेस्ट किया, फिर ओनर्स ने कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया, ओनर्स को कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये सारी चीज़ें इसके मेन एलिमेंट होती है। अब बात करते हैं सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है? आओ फाइनेंशियल के अंदर फिर से आगे बताता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है। ये देखो, ये क्या हो गया सर मेरा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये क्या हो गया सर? मेरा स्टेटमेंट ऑफ
कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसके अंदर क्या होता है आपका, देखो नेट इनकम आती है, ठीक है, इसके अंदर चेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस हुआ प्रॉफिट के अंदर, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आती है। ओके, अब इसके अंदर और क्या आता है, देखो पीएनएल आता है, पीएनएल के अंदर आपका सेल्स कितना है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम कितनी है। तो ये सारी चीज़ें एक पार्ट बनती हैं सर किसका, मेरा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट बनती है, ठीक है। चलो, तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर क्या होता है सर, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होता है अपना चेंज इन नेट एसेट, मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं अदर इक्विटी। मतलब इन्वेस्टर, अब देखो अदर इक्विटी भी बोल सकते हैं, कैसे सर, अदर इक्विटी और शेयर कैपिटल, एसेट माइनस लाइबिलिटी मेरा क्या बनता है सर, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनता है। और आपको अगर बैलेंस शीट पता हो तो बैलेंस शीट में कितने कंपोनेंट होते हैं, एसेट, लाइबिलिटी और शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल उसका, ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है सर, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर आता है स्टॉक होल्डर का पैसा और उनका क्या हो गया सर, एक्यूमुलेटेड फंड्स। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सर, रेवेन्यू, एक्सपेंस, गेन एंड लॉस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर करी जाती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के सर दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट कौन सा होता है सर, इनकम स्टेटमेंट, दूसरा पार्ट क्या होता है सर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है सर, रेवेन्यू आ गया, एक्सपेंस आ गया, गेन आ गया, लॉस आ गया, जो सबसे ऊपर आता है। उसके बाद में क्या आता है सर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है सर, पीएनएल का पार्ट नहीं होता है, इसके अंदर जो भी आपके रिवैल्यूएशन, गेन एंड लॉस होते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर करी जाती है, ठीक है। अब यूएस गैप के अंदर फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, बैलेंस शीट आता है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आती है, ठीक है, उसके बाद में चेंज इन शेयर होल्डर इक्विटी आता है, उसके बाद में कैश फ्लो आता है और नोट्स एंड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आती है। नोट्स भी आपको बनाना पड़ता है। नोट्स सर कैसे, देखो नोट्स का मतलब हो गया जैसे सेगमेंट रिपोर्टिंग का नोट आपको बनाना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद में रेवेन्यू का नोट बनाना पड़ता है, अदर इक्विटी का नोट बनाना पड़ता है, सीओजीएस का बनाना पड़ता है, परचेज सेल का बनाना पड़ता है, एसेट का पीपी का नोट बनाना पड़ता है। तो ये सारे नोट्स आपको साथ के साथ बनाने पड़ते हैं, तभी आपका फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ओके सर, अब बात करते हैं सर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर, ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया है। मतलब जैसे आपकी कंपनी का क्या हो रहा है सर, मर्जर हो रहा है, तो मर्जर से पहले आपको टिल द डेट ऑफ मर्जर आपको एक फाइनेंशियल बनाना पड़ता है, उसको बोला जाता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल। जनरल पर्पस फाइनेंशियल का मतलब हो गया जो रूटीन में आप एवरी ईयर, जैसे ही आपका ईयर क्लोज हुआ आप फाइनेंशियल बनाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं सर, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। अब इसके अंदर आपको फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल बनाना है, नोट्स बनाना है और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी आपको फाइनेंशियल के अंदर देनी पड़ेगी। ओके सर, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आइटम को अपने को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या होता है। देखो आप हर किसी चीज़ को फाइनेंशियल में तो डाल नहीं सकते। मतलब जैसे कि आपने मुझे बोला सर सौरव सर, मैंने बोला हाँ बोलो बोलो बोलो, तो आपने बोला सर मैं आपको क्या करूँगी कि आप मुझे पढ़ा रहे हो, मैंने बोला ठीक है सर, तो मैं आपको फ़ीस नहीं दूंगी, बदले में मैं आपको क्या करती हूँ, आपको आज से लेकर के जब तक आप सूरत में हो तब तक मैं आपको अपने घर पे खाना खिला दूंगी। तो यहाँ पर कॉस्ट को मेज़र करना पॉसिबल है क्या सर, नहीं पॉसिबल है। तो क्या मैं इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सकता हूँ सर, नहीं दिखा सकता हूँ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी इन सब को कब दिखाते हैं, जब क्या होनी चाहिए सर, कॉस्ट मीजरेबल होनी चाहिए, मीजरेबल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, कंप्यूटर परचेज़ किया $5000 के अंदर, तो आपको पता है कि उस कंप्यूटर से आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा सर, बेनिफिट मिलेगा, तो दैट इज़ योर एसेट। और उसका जो कॉस्ट है ₹5000 वो भी आपको पे करना पड़ेगा, जो इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ होगा, तो कॉस्ट भी मिजरेबल है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर को रिकॉर्ड कर सकते हो बुक्स के अंदर, ठीक है सर। चलिए, अब किसी भी एसेट को आपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर दिया, तो उसको आप डी रिकॉग्नाइज कब करोगे, जब वो एसेट आपके किसी भी काम की नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा बुक से। इफ़ एन आइटम नो लॉन्गर मीट एनी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि एक फुल्ली डैमेज और स्क्रैप मशीन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो मशीन आपके कुछ काम ही नहीं आ रही, वो पड़ी है आपके, कचरा है, उसको बेचो, बेचने से पैसा आएगा, पैसा पैसा। ओके सर, चलिए
अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो पीपीई है, इन्वेंट्री है या लाइबिलिटी है, इनको आपको दिखाना किसके ऊपर होता है? नॉर्मली अपन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे यूएस गैप पढ़ेंगे तो ईच एंड एवरी आइटम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि किसको अपने को किस पे दिखाना है, कौन फेयर वैल्यू पे आएगा, कौन एसीएम पर आएगा, कौन कॉस्ट पर आएगा, ठीक है, और कौन एनआरवी पर आएगा। ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी मशीनरी बॉट करी है $20,000 के अंदर, तो उसको आपको बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कितने पर? 20,000। और ईच एंड एवरी ईयर आपको उस पर क्या चार्ज करना पड़ेगा दोस्तों? डेप्रिशिएशन। एसेट को आपको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा ईच एंड एवरी ईयर। और लाइबिलिटी है, जैसे किसी कस्टमर को आपने क्या किया सर, प्री पेमेंट कर दिया किसी कस्टमर ने $1200 का, तो आपको अपनी बुक्स में $1200 की लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी, जब तक कि आप उसको क्या नहीं दे देते सर, सर्विस नहीं दे देते। ओके। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, देखो आपको फाइनेंशियल एसेट पे आइटम को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा सकते हो, करंट रिप्लेसमेंट पे दिखा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा करंट मार्केट वैल्यू पे दिखा सकते हो, एनआरवी पे दिखा सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो पे दिखा सकते हो, लिक्विडेशन वैल्यू पे दिखा सकते हो। और ये कब कब दिखाना है, ये डिपेंड करता है ईच एंड एवरी सिनेरियो के ऊपर। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट कब काम आता है? आपका इन्वेंट्री के केस में। इन्वेंट्री के केस में क्या हो जाएगा सर, आपको जितना भी एनआरवी होगा आपका कॉस्ट टू सेल, सेल माइनस जितना भी कॉस्ट लग रहा है उसके ऊपर आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट टू रिप्लेस द एसेट टुडे। मतलब अगर मैं आज अपनी इन्वेंट्री को बेचने जाऊं तो मुझे मार्केट में कितना रुपया मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा बाबू भैया, ठीक है। तो इसको बोला जाता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट है सर करंट मार्केट वैल्यू। करंट मार्केट वैल्यू मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है। मतलब अगर आपके पास में किसी भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या टी बिल है तो वो क्या आपके लिए मार्केटेबल सिक्योरिटी है, वो इजीली आप मार्केट में क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो उसको आपको किस पे दिखाना पड़ेगा सर, ऑलवेज आपको उसको फेयर मार्केट वैल्यू पर दिखाना पड़ेगा। इसके बाद में आता है सर एनआरवी। एनआरवी क्या होता है सर, सेटलमेंट वैल्यू, जिसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब आपके पास में क्या है सर, डेटर्स हैं, डेटर से आपको पैसा मिलेगा तो आपको डेटर्स को एनआरवी पे दिखाना पड़ता है। उसी तरह अगर आपके पास में कुछ इन्वेंट्रीज है, ठीक है, जिसका आपको कैश फ्लो मिलने वाला है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 6 महीने 7 महीने के बाद में, ठीक है। तो इस केस में एनआरवी का मतलब क्या होता है, एनआरवी का मतलब होता है जितना आपको कैश मिलेगा उसमें से माइनस कर दो डायरेक्ट कॉस्ट टू कन्वर्ट और सेल। मतलब क्या हुआ इसका, सुनो। फॉर एग्जाम्पल आज मुझे ये पानी का बोतल मेरी इन्वेंट्री है, मैं इस पानी का बोतल का क्या करता हूँ सर, सेल करता हूँ, मेरा धंधा है। तो इसको बेचने में मेरी क्या कॉस्ट आ रही है, बेचने पर मेरे को इसमें से कितना पैसा मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये मिलेगा। और इसको बेचने पर मैंने कमीशन एक एजेंट को हायर किया, वो मेरे से कमीशन लेता है, ठीक है सर, ओके। तो मैंने ना उस कमीशन का पेमेंट किया है इसको बेचने के लिए, और वो क्या डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। अगर मैं इसको नहीं बेचूंगा तो वो कमीशन का पेमेंट भी मेरे को नहीं करना पड़ेगा, ओके सर, स्पेसिफिकली मैंने इसके लिए किया है। तो यहाँ पर मेरे को उसको इनफ्लो में से माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये का मैंने पेमेंट करा है कमीशन का, और 200 रुपये में मैंने इसको बेचा है, तो मैं इसको बुक्स में कितने में दिखाऊंगा सर, 195 रुपीज़ में दिखाऊंगा। दैट विल बी योर एनआरवी। चलिए सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो क्या होता है बताइए। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता हो जो भी लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आपको पता होगा या मैं आपको आगे बताऊंगा लीज के केस में। लीज के केस में अपने को क्या करना पड़ता है, जितना भी फ्यूचर के अंदर अपन पेमेंट करते हैं ना उसका अपने को क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, जितना भी लीज रेंटल होता है। और अपन क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर बुक्स में लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं कि आगे जाकर के हमको इतना पेमेंट करना है। वैसे ही अगर कोई भी लॉन्ग टर्म पेएबल है तो फ्यूचर में मेरे को कितना पेमेंट करना है, ठीक है, उसका अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके बुक्स में लिखते हैं, ठीक है। उसको अपन कैसे दिखाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो में अपन उसको बुक्स में दिखाते हैं। जितनी भी लाइबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ में कि मेरे को है ना रेंट का पेमेंट करना है आपको, ठीक है, मुझे आपको रेंट का पेमेंट करना है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, मैंने लीज का एग्रीमेंट बना लिया। अब यहाँ पर मुझे अपनी बुक्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा, जितना भी मैं आपको पेमेंट करूँगा ना आज से आने वाले 5 सालों के अंदर कितना रेंट का पेमेंट करूँगा, उस सब का मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना आज की डेट पर। जितना भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा उस पर मैं अपनी लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दूंगा। उसी तरह मेरे को लॉन्ग टर्म रिसीवेबल, इसका मतलब क्या हो गया, अगर फॉर एग्जांपल इस केस में मेरे को क्या मिलने वाला है, रिलीज रेंटल मिलने वाला है, और मेरे लिए वो क्या है सर, फाइनेंस लीज है। अब फाइनेंस लीज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे लीज वाले चैप्टर में। अभी खाली समझो
ठीक है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। यहाँ पर हर एक एक चैप्टर के बारे में थोड़ा 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 छोटा 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 आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है। फिर जैसे ही अपन उस चैप्टर में जाएंगे ना तो आपको लगेगा अच्छा ये तो सर ने मेरे को पहली क्लास में बताया था, मेरे को इसके बारे में आइडिया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आगे मैं सीख लूँगी या सीख लूँगा। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे लिए क्या होगी, रेंटल इनकम होगी जो मेरे को फ्यूचर में मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं बुक्स के अंदर रिसीवेबल कैसे दिखाऊंगा सर, कितना मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, उसका प्रेजेंट वैल्यू करके अपनी बुक्स में दिखा दूंगा। चलिए, लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास में कोई मशीनरी है जिसकी कॉस्टिंग कितनी है सर $50,000, आप उसको मार्केट में $5,000 में ही बेच पाओगे। मतलब आपने बुक्स में $50,000 पे दिखाया है, लेकिन जब आपने पता किया मार्केट में मैं उसको कितने में बेच पा रहा हूँ तो आपको पता चला कि मैं उसको मार्केट में ओनली $5,000 पे ही बेच पा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको $5,000 पे दिखाना पड़ेगा। ये ओनली अप्लाई होता है एसेट के केस में, लाइबिलिटी के केस में नहीं होता है। लाइबिलिटी के केस में आपने बोला सर मेरी एक लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए देने की, और मुझे पता चला है जिसको मुझे देना है वो तो मर गया, तो मुझे है ना उसको देना ही नहीं है 1 भी रुपया, तो मैं क्या बुक्स के अंदर उसको जीरो कर दूं? अरे ऐसा नहीं होता, उसका बेटा तो आएगा ना आपसे लेने के लिए, फिर ऐसा कैसे कर सकते हो आप? तो ये ओनली एप्लीकेबल टू एसेट होता है, लाइबिलिटी पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, यस। चलो अब बात करते हैं सर हमारे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के अंदर अपन क्या क्या दिखाते हैं, एसेट आती है, लाइबिलिटी आती है, ओनर्स का इक्विटी शेयर आता है, ठीक है सर। अब ये सारी चीज़ें कब आती है सर, ये सारी चीज़ें आती है सर मेरा एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यूएस गैप के अंदर फाइनेंशियल ईयर एंड होता है सर दिसंबर के अंदर, इंडिया के अंदर मार्च में होता है, भूल जाइए। यूएस गैप के अंदर फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 दिसंबर ऑफ द रेस्पेक्टिव ईयर। देखो, एक कंपनी है जो बैलेंस शीट बना रही है 31 दिसंबर को, वो शो कर रही है अपनी बुक्स के अंदर एसेट 5 लाख रुपए की और उसकी लाइबिलिटी है 3 लाख रुपए की। तो उस केस में उसके पास में नेट एसेट कितना हो गया, 5 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज़। जो एसेट होता है ना वो क्या होता है, कंपनी के लिए रिसोर्स होता है। रिसोर्स का मतलब उस एसेट से कंपनी क्या कर सकती है, रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। क्या कर सकती है सर, रेवेन्यू जनरेट। कैसे, मेरे पास में एक प्लांट एंड मशीनरी है, अगर आज मैं प्लांट एंड मशीनरी से क्या करता हूँ, प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सेल कर रहा हूँ, तो मुझे उससे क्या मिल रहा है सर, पैसा, बेचने से पैसा मिल रहा है। लाइबिलिटी क्या होता है सर, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर होता है। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर का मतलब कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, या तो आप खुद का पैसा डालो जिसको इक्विटी बोलते हैं, या आप क्या करो मार्केट से लोन लेके के डालो, या फिर आप उधार में माल बेचो। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइबिलिटी होती है। अब ये अपनी हेल्प क्या करता है सर, ये एसेट और लाइबिलिटी, एसेट और लाइबिलिटी अपने काम आता है रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर निकालने के लिए, लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी निकालने के लिए, फ्यूचर कैश फ्लो निकालने के लिए, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी निकालने के लिए और रिस्क एक्सपोजर निकालने के लिए ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं अपन एक एक कॉम्पोनेंट को इन डिटेल में सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी होता है कि आपका एसेट कितना क्विकली कन्वर्ट हो सकता है कैश के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल आप आज दुकान में बैठे हो और आपके पास में बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है और बैलेंस शीट के अंदर नॉन लिक्विड आइटम है, मतलब आपके पास में पीपी है, आपके पास में इन्वेस्टमेंट है, बट आपके पास में कैश और कन्वर्टिबल इनटू कैश आइटम नहीं है। और जैसे ही आपके पास में क्या हुआ सर, एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी आ गई, एक पार्टी आई, बोला आपको पेमेंट करना पड़ेगा अभी का भी, अदरवाइज हम आपको माल सप्लाई नहीं करेंगे। तो आपके पास में कितना पैसा ऐसा है जो लिक्विड है, हाथों हाथ सेल करके आप क्या कर सकते हो, लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकते हो, उसको बोला जाता है लिक्विडिटी। मतलब आपकी एसेट कितना जल्दी कन्वर्ट हो सकती है कैश के अंदर, ठीक है, ताकि अपन लाइबिलिटी को पेमेंट कर सकते हैं। हायर लिक्विडिटी, लोअर रिस्क ऑफ फेलियर। कैश इज मोर लिक्विड देन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को बेचने में भी टाइम लगता है, लेकिन कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट होता है। अब मान लो किसी कंपनी के पास में $50,000 कैश में पड़े हैं, ठीक है, तो कंपनी के पास में $50,000 कैश में पड़े हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर सके। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल $50,000 के आते हैं, अरे एग्जाम्पल लिया है रे, तो $50,000 के कैश पड़ा है ताकि पेमेंट कर सके, तो उसके केस में वो क्या होगा सर, मोर लिक्विड एसेट है। अभी यही $50,000 का कैश की बजाय उसके पास में $50,000 की इन्वेंट्री होती, तो पहले तो वो इन्वेंट्री मार्केट में बेचने जाए, ले लो रे मुझसे कोई ख़रीद लो, तो उस केस में उसकी इन्वेंट्री कब बिकेगी, कब कैश आएगा और कब बिल का पेमेंट करेगा। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट क्या होती है सर, कैश इज़ मोर लिक्विड एसेट। ओके, यस सर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू चेंज कैश फ्लो टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन।
मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास में जितने ज़्यादा कैश रिच कंपनी हो, आपके पास में जितना ज़्यादा कैश में रिजर्व पैसा पड़ा है, वो आपके इमरजेंसी के एक्सपेंस करने के लिए, इमरजेंसी अगर कुछ आ गई तो उसको हैंडल करने के लिए सर क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, मोर लिक्विड होता है। नेक्स्ट आता है सर सोल्वेंसी। सोल्वेंसी का मतलब क्या होता है, सोल्वेंसी का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है, ठीक है, उसका ड्यू डेट आ चुका है, अब आपको क्या करना है, उसको पेमेंट करना है, तो आप कितने सोल्वेंट हो। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके पास में लॉन्ग टर्म डेट है $9 लाख के, और कंपनी के पास में सर एसेट है $10 लाख की, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के पास में $10 लाख है $9 लाख के सामने, बट कंपनी की जो सोल्वेंसी है वो कम है, मतलब उसको अपनी सारी एसेट बेच करके लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। वही अगर कोई दूसरी कंपनी है जिसकी $3 लाख की लाइबिलिटी है और सामने 10 लाख की एसेट पड़ी है, तो वो एक छोटा सा टुकड़ा बेच करके कंपनी का डेट का पेमेंट कर सकता है और बाकी से अपना बिजनेस चला सकता है। तो वहाँ पर कंपनी का सोल्वेंसी क्या होता है सर, हायर होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है सर रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब होता है सर फ्यूचर इवेंट की अनसर्टेनिटी जो अफेक्ट करती है आपके कैश फ्लो को और प्रॉफिटेबिलिटी को। मतलब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो किसके ऊपर डिपेंड है सर, किसी एक कस्टमर के ऊपर या किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, तो उसके ऊपर क्या होगा सर, बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। कल को वो कस्टमर बोलता है मेरे को आपसे माल खरीदना ही नहीं है, मेरे को आपसे माल चाहिए ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, मैंने माल बना के रख दिया, अब वो मेरे से खरीद ही नहीं रहा है, तो मेरे लिए रिस्क क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। वही सर अगर मैं किसी एक सप्लायर पर डिपेंडेंट हूँ और वो मेरे को बोलता है मैं आपको माल बेचूंगा ही नहीं, जाओ जहाँ से लेना है लो, मेरा पीछा छोड़ो, मैं आपको माल नहीं बेचूंगा, तो उस केस में मेरा रिस्क तो बढ़ गया ना। तो यहाँ पे बोला जाता है अगर आपकी डिपेंडेंसी किसी एक पर्सन के ऊपर है तो आपके लिए क्या होगा सर, ये रिस्क की सिचुएशन हो सकती है। चलिए सर, अब सर जो बैलेंस शीट है उसका यूज़ आता है किसके लिए सर, एनालिसिस करने के लिए, ताकि पता कर सके हम कि कंपनी फ्यूचर में कितना कैश फ्लो जनरेट करने वाली है, कंपनी फ्यूचर के अंदर कितने लॉन्ग टर्म डेट का पेमेंट करने वाली है, कंपनी फ्यूचर के अंदर अपने इन्वेस्टर को कितना डिविडेंड देगी या अपने शेयर्स का कितना बायबैक करेगी या फिर कितना इंटरेस्ट पे करने वाली है। ओके सर, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अपना परमानेंट अकाउंट। परमानेंट अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स होते हैं ना सर, उन सबको क्या बोला जाता है, परमानेंट अकाउंट। मतलब सर देखो, बैलेंस शीट के जो भी अकाउंट्स होते हैं ना वो कभी भी क्लोज नहीं होते। फॉर एग्जांपल आज मैं बात करूं, बैलेंस शीट के अंदर एक अकाउंट होता है डेटर्स। डेटर्स जो भी है, ठीक है, उसका जो भी बैलेंस होगा वो अगले साल क्या चला जाएगा, ओपनिंग के अंदर चला जाएगा। सिमिलरली मेरे पास में कैश का बैलेंस पड़ा है तो अगले साल क्या चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी आइटम होते हैं उन सबको आपको क्या करना पड़ता है, उन सारे अकाउंट को आपको उसी साल में क्लोज करना पड़ता है। जो भी बैलेंस बचता है वो अपन क्या करते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में भेज देते हैं अदर इक्विटी के अंदर। क्लियर है सर? ओके चलो, इसका एग्जांपल है, इफ एंडिंग कैश 2024 का $20,000 था तो इट बिकम बिगनिंग कैश ऑफ फॉर 2025, दैट्स इट। वही अगर पीएनएल के आइटम है तो पीएनएल के आइटम क्या होते हैं सर, क्लोज हो जाते हैं, रीसेट हो जाते हैं ईच एंड एवरी ईयर, फ्रेश से स्टार्ट होते हैं। और जो भी बैलेंस बचता है, एक्सपेंस इनकम माइनस एक्सपेंस, वो कहाँ चला जाता है, मेरा पीएनएल का इनकम हुआ तो रिटेन अर्निंग में चला गया, क्रेडिट में, और लॉस हुआ तो डेबिट में चला जाता है। ओके अब बैलेंस शीट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है सर एसेट। सबसे बड़ा चीज़ होता है बैलेंस शीट का, उसको बोला जाता है सर एसेट। एसेट क्या होता है, एसेट का मतलब होता है राइट टू इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट। मतलब सर आज मैंने एक मशीनरी खरीद ली है, ठीक है, आज मैंने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी मुझे 10 साल तक कमा के देगी। मशीनरी से मैं 10 साल तक क्या कर सकता हूँ दोस्तों, प्रोडक्शन कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्शन कर सकता हूँ, प्रोडक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो ये पास्ट इवेंट क्या हो गया, आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले जो मशीनरी मैंने खरीदी है वो मशीनरी से मैं आज भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यू टू पास्ट इवेंट। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक लोन लिया है, ठीक है। अब मैंने एक लोन लिया है, लोन क्यों लिया है सर, मान लो किसी एसेट को खरीदने के लिए लोन लिया होगा या किसी दूसरे बिजनेस को चलाने के लिए मैंने लोन लिया होगा, तो लोन मैंने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए लिया है। अब वो मेरी क्या होगी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया कि मेरे को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी, दैट इज योर इक्विटी। मतलब यहाँ पर ओनर्स ने कितना पैसा डाला है और ड्यूरिंग द ईयर ओनर्स ने कितना पैसा कमाया है, दैट विल बी योर इक्विटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास में $5 लाख की एसेट है और $3 लाख की लाइबिलिटी है, तो मेरा इक्विटी कितना हो गया, $5 लाख माइनस $3 लाख
डॉलर्स, तो ये हो गया सर $2 लाख। ओके चलो, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ओनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा डाला है बिजनेस के अंदर, कितना कंट्रीब्यूट किया है। और डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स का मतलब यहाँ पर ओनर्स को कितना पैसा मिला है। ओनर्स को कैसा पैसे मिलते हैं सर, कंपनी ओनर्स को क्या देती है सर, डिविडेंड देती है, डिविडेंड देती है। ओके और जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज़ होती है उसको आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, क्लासिफाइड करना पड़ता है करंट और नॉन करंट के ऊपर। करंट क्या होता है, अगर कोई भी एसेट आपकी कन्वर्टिबल है, ठीक है, कन्वर्टिबल इनटू कैश है, या फिर कोई भी लाइबिलिटी ऐसी है जो सेटल होने वाली है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स के अंदर, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। हर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग होता है, विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल इन्वेंट्री का टाइम होता है 1 साल के अंदर बिक जाना, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो तो उस केस में जो भी आप फ्लैट्स बनाते हो उसका ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल नहीं उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि बनने में टाइम लगता है, ठीक है, बेचने में भी टाइम लगता है। तो डिपेंड करता है आपका 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। सर ऑपरेटिंग साइकिल पता कैसे चलता है, हर एक कंपनी को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल लिखना पड़ता है। आप फाइनेंशियल देखोगे ना तो उस फाइनेंशियल के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी होगा और उस अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सर, ऑपरेटिंग साइकिल कितना है। ओके ठीक है। ओके सो करंट एसेट के अंदर क्या क्या आएगा, अगर कोई भी एसेट ऐसा है जो कन्वर्टिबल इनटू कैश में हो रहा है या फिर सोल्ड हो रहा है या फिर क्या हो रहा है सर, कंज्यूम हो रहा है इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विच एवर इज लॉन्गर, तो वो मेरा क्या होगा सर, करंट एसेट होगा। जैसे कि डेटर्स हो गया, ठीक है, डेटर्स का पैसा आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। उसके अलावा इन्वेंट्री हो गया, फिर आपके क्या हो गया सर, कैश हो गया, बैंक हो गया, और क्या होता है सर, जो भी लिक्विडेबल बॉन्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब सर यहाँ पर अपन ईच एंड एवरी करंट एसेट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है कैश। कैश का मतलब क्या हो गया, सिंपल है सर, करेंसी हो गया, कॉइन हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, चेक्स हो गया, मनी ऑर्डर हो गया, तो ये क्या होता है, मेरा करंट एसेट होता है। फिर आता है कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश नहीं है लेकिन उसको कैश में इक्विवेलेंट मतलब कन्वर्ट करना ईजी होता है। जैसे कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विडेड इन्वेस्टमेंट विथ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन इक्वल्स टू 3 मंथ। अगर मेरे पास में कोई भी सर क्या है, डिपॉजिट है, जैसे मेरे पास में बैंक डिपॉजिट एफडी है और वो उसका मैच्योरिटी सर 3 महीने या उससे कम का है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा सर, कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा, जैसे 60 डेज़ का ट्रेजरी बिल होता है। इसके अलावा आता है सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मतलब ऐसा कोई भी डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो क्या सर परचेज किया है फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब मैंने कोई भी शेयर खरीदा है वो 12 मंथ से कम की होल्डिंग करने के लिए मैंने खरीदा है, तो वो मेरा क्या हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गया। और मैनेजमेंट का इंटेंशन स्टार्टिंग से ही सेल करने का था, जैसे अगर कोई भी मैंने शेयर्स खरीदा टेम्पररी, ठीक है, किसके लिए सर, टेम्पररी पर्पज़ के लिए। ओके रिसीवेबल्स क्या होते हैं सर, जैसे मेरा डेटर्स हो गया जिसको अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, ठीक है, जो क्या होता है 1 साल के अंदर अंदर आपको उसका पैसा मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कस्टमर है वो 10,000 रुपये उसको क्या करना है, आपको पे करना है और टाइम पीरियड क्या है 45 डेज़ का, तो ये क्या हो गया, आपका डेटर्स हो गया। इसके अलावा फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट मतलब होता है कि राइट टू कंसिडरेशन आफ्टर परफॉर्मेंस बट बिलिंग स्टिल पेंडिंग। इसका मतलब ऐसा होता है, देखो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर जो भी रेवेन्यू आता है ना आपको, वो आता है सर फेज वाइज परसेंटेज ऑफ कम्प्लीशन मेथड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में राइट आ चुका है कंसिडरेशन का आफ्टर परफॉर्मेंस, बट आपने अभी तक उसका बिलिंग नहीं किया है, ठीक है, तो वो होता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ओके नेक्स्ट होता है सर शॉर्ट टर्म नोट रिसीवेबल। शॉर्ट टर्म नोट रिसीवेबल्स क्या होता है, 90 डे का कोई भी प्रोमिसरी नोट है, किसी भी कस्टमर से आपको मिला है कि 90 दिन के अंदर अंदर हम आपको क्या कर देंगे सर, पेमेंट कर देंगे, तो दैट विल बी योर शॉर्ट टर्म रिसीवेबल। नेक्स्ट होता है सर इन्वेंट्री। आपको पता है इन्वेंट्री क्या होता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP, ये सब आपका इन्वेंट्री होता है जिसको करंट एसेट बोलते हैं। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस मतलब अगर आपने क्या कर दिया पहले से ही, फॉर एग्जांपल प्रीपेड, जैसे आपको पता होगा मोबाइल का बिल आप क्या करते हो, प्रीपेड, पहले ही पेमेंट करते हो, तो वो होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, वो आपकी एसेट होती है। वैसे ही अगर आपने कोई भी रेंट का पेमेंट कर दिया है एक्स्ट्रा 3 महीने के लिए, दैट विल बी योर प्रीपेड, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाले टाइम पे। अगला होता है सर मेरा रिस्ट्रिक्टेड फंड फॉर करंट यूज़। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास में कोई पैसा ऐसा रखा है जो रिस्ट्रिक्टेड है, किसके लिए सर, मैंने अलग से निकाल के रखा है, वो पैसा मैं किसी को यूज़ करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है आगे आने वाले 3 साल के बाद में, आगे आने वाले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद मुझे ना एक लाइबिलिटी दिख रही है जिसका मेरे को पेमेंट करना है,
तो वो क्या होता है सर, रेस्ट्रिक्टेड फंड होता है फॉर करंट यूज़। चलो ये एक एग्जांपल दिया है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस कंपनी के पास में क्या है सर, कैश है $20,000, तो ये क्या हो गया मेरा करंट एसेट। 2 मंथ्स का ट्रेजरी बिल है, तो ये क्या हो गया कैश इक्विवेलेंट, और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है करंट। अकाउंट रिसीवेबल है जो ड्यू होगा 30 डेज के अंदर $18,000 का, तो ये भी क्या हो गया सर अकाउंट रिसीवेबल है, तो ये भी करंट एसेट हो गया। फिर मेरे पास में इन्वेंट्री है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट है जिसका एक्सपेक्टेड टू बी बिलिंग, जिसका बिलिंग होने वाला है 2 महीने के अंदर अंदर, तो ये सारी एसेट सर मेरी क्या है करंट एसेट है, जो रियलाइज हो जाएगी या तो कंज्यूम हो जाएगी यूजुअली 1 ईयर के अंदर अंदर, या फिर मेरा जो भी ऑपरेटिंग साइकिल होगा उसके अंदर अंदर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर नॉन करंट एसेट की। नॉन करंट एसेट क्या होता है? नॉन करंट एसेट का मतलब होता है एक ऐसी एसेट जो क्या होने वाली है सर, एक्सपेक्टेड टू बी, जो कभी भी कन्वर्ट नहीं होने वाली है कैश में, या सेल नहीं होने वाली है, या कंज्यूम नहीं होने वाली है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। जैसे कि अगर आपने कोई भी पीपी खरीदी है, ठीक है, कि या कोई मशीनरी या फर्नीचर या एसी खरीदा है, तो आपका कभी भी पर्पज़ नहीं होता है कि मैं 1 साल के अंदर अंदर उसको बेच दूँ। आपका पर्पस क्या होगा, जब तक मेरा बिजनेस चल रहा है मैं इसको यूज़ करता रहूँगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेस्ट्रिक्टेड कैश। रेस्ट्रिक्टेड कैश का मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर कोई भी कैश क्या किया है सर, अलग से रखा है, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को इससे क्या करना है, एक फिक्स एसेट परचेज करना है, ठीक है, या फिर मेरे को किसी भी लोन का पेमेंट करना है, ओके, जो ड्यू होने वाला है 3 साल बाद में, तो दैट विल बी माई नॉन करंट कैश एसेट। नेक्स्ट होता है सर मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब मार्केटेबल सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है। शॉर्ट टर्म वाली करंट में जाती है, लॉन्ग टर्म वाली किस में आती है सर, नॉन करंट में आती है। अगर किसी कंपनी ने क्या किया है सर, किसी भी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर खरीदे हैं और उनका पर्पस क्या था, लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना, दैट विल बी योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है सर लॉन्ग टर्म एडवांसेस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड। मतलब इसका मतलब आपको क्या करना है, किसी भी कंपनी में आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया है, किसी भी कंपनी में आपका ओनरशिप है, या फिर एडवांस का मतलब हो गया आपको क्या मिल रहा है सर, यहाँ पर किसी भी पर्सन से पैसा मिल रहा है। आपने क्या किया, किसी भी कंपनी में कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए, इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करने के लिए पैसा डाला है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आज आपने क्या किया कि आरएम ग्लोबल के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया है। तो आरएम ग्लोबल के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, किस लिए किया है सर, आरएम ग्लोबल तो बहुत बड़ा नाम है यूएससीए में, एसीसीए के अंदर, तो इसके अंदर पैसा डाल देते हैं। और इसके अंदर जो भी आपने पैसा डाला है वो आपने कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं डाला था, इस पर जो भी पैसा आपने डाला है वो हमेशा किसके लिए डाला था, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है ताकि मेरे को लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिल जाए। ओके सर, इसके बाद में आता है प्लांट और मशीनरी, पीपीई। पीपीई क्या होता है सर, टेंजिबल एसेट होता है, जो क्या होता है सर बिजनेस में यूज़ होता है। जैसे कि बिल्डिंग हो गया। अब देखो मेरे को धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए होता है सर, सोचो। सबसे पहले मेरे को बिल्डिंग चाहिए होगा। बिल्डिंग से अपन क्या करेंगे सर, बिल्डिंग से अपन अपना ऑफिस डालेंगे, फिर उसके बाद में वो ऑफिस के अंदर या वेयर हाउस के अंदर एक प्लांट एंड मशीनरी लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे सर, अपन व्हीकल होगा, व्हीकल से इधर उधर जाएंगे, फिर इक्विपमेंट लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है सर, मेरी नॉन करंट होती है। नेक्स्ट होता है मेरा आरओयू। आरओयू क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था जिसको बोलते हैं लीज लाइबिलिटी, जो अपन क्या सीखेंगे सर, लीज चैप्टर के अंदर आगे सीखेंगे। जैसे ही लीज लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज होती है बुक्स के अंदर, तो आपको आरओयू एसेट भी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी क्या करती है, ऑफिस लीज पे देती है, तो उसको अपनी बुक्स में एसेट रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है, जिसको बोला जाता है आरओयू एसेट। अभी इतना समझो, बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर मेरा इनटेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट। मतलब एक ऐसी एसेट जिसको सर अपन ना तो छू सकते हैं, ना सर अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओनली अपन महसूस कर सकते हैं। सर कैसे सर, ये हवा को मैं छू नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, लेकिन महसूस होती है, तो इंटेंजिबल एसेट है। नहीं पागलों, वो इंटेंजिबल एसेट नहीं होता है। इंटेंजिबल एसेट होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे। सर हवा तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती है ना, सांस आती है, सांस नहीं, देखो मैंने क्या बोला, मीजरेबल होना चाहिए। अगर कोई चीज़ मीजरेबल ही नहीं है तो बुक्स में क्या दिखाओगे आप, तो क्या होगा सर, मेरा इंटेंजिबल एसेट के अंदर पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, गुडविल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है दोस्तों, इंटेंजिबल एसेट। अब बात करते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट एसेट की। कॉन्ट्रैक्ट एसेट में अगर कोई भी अमाउंट एक्सपेक्टेड नहीं है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो वो मेरा क्या हो जाएगा सर, लॉन्ग टर्म। जैसे कि आपको पता होगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर
बिलिंग क्या होता है सर, बिलिंग पार्ट वाइज होता है, ओके। और वहाँ पर अगर वर्क चलता रहता है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो क्या होता है सर, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट होता है, वो भी नॉन करंट, ठीक है। अगर पेमेंट हो जाता है विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल तो मेरा करंट होगा, नहीं होता है तो क्या होगा सर, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट नॉन करंट होगा। लास्ट है सर, इसके बाद में आता है सर डेफर टैक्स एसेट। डेफर टैक्स एसेट क्या होता है, देखो ये मैं एक एक आइटम आपको सिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट की एक एक आइटम। आप इस कंपनी का फाइनेंशियल देखो, आप इस कंपनी एप्पल का फाइनेंशियल देखो, एप्पल के फाइनेंशियल में जितनी भी चीज़ें अपन ने एक एक करके सीखी है, क्या सीखा है, सबसे पहले अपन ने क्या देखा, कैश सीख लिया, मार्केटेबल सिक्योरिटी सीखा, अकाउंट रिसीवेबल सीखा, इन्वेंट्री सीखा, ठीक है। अब करंट के अंदर अपन पीपी सीख रहे हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी सीख रहे हैं। ये सर अदर नॉन करंट क्या होता है या टोटल नॉन करंट क्या होता है, इसका बाइफर्केशन के अंदर जो जो चीज़ें होती है वो अपन ने एक एक करके सीख ली। फिर अपन लाइबिलिटी सीखेंगे, ठीक है। तो ये अपन रियल लाइफ में आपको काम आने वाली है, एक एक आइटम आपको रियल लाइफ में काम आने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया करंट एसेट, उसके बाद में अपन डिस्कस कर रहे हैं नॉन करंट। नॉन करंट में अपन आ गए डेफर टैक्स। डेफर टैक्स का मतलब क्या होता है, डेफर टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन फ्यूचर, मतलब आपने आज क्या किया, एडिशनल टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, जिसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा सर, फ्यूचर में मिलने वाला है। जैसे कैरी फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं ना, तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज से क्या होता है, इनकम टैक्स के अंदर आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, तो उससे आपका क्या बनता है, डीटीए बनता है। नेक्स्ट है सर कैश सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का सर कैश सरेंडर वैल्यू, मतलब अगर आपको कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपको क्या मिलता है, पैसा वैल्यू रिसीवेबल होने वाला है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो ओ कर रही है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका सरेंडर वैल्यू है $40,000। सर ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, देखो हर एक कंपनी का एक की पर्सन होता है। जैसे आराम ग्लोबल का की मैन कौन है सर, आराम ग्लोबल का की मैन है सर इसका सीईओ, सीएफओ या डायरेक्टर वगैरह, तो ये कौन हो गया सर, इसका की मैन हो गया। अब इन की मैन के लिए कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस लेती है, क्या लेती है, इंश्योरेंस लेती है। तो उन की मैन के लिए जो इंश्योरेंस लिया उसका मैच्योरिटी पर जो भी आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा दैट विल बी योर नॉन करंट एसेट, ठीक है। चलो, अदर लॉन्ग टर्म एसेट क्या हो गया सर, लॉन्ग टर्म रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म रीपेमेंट्स, रेस्ट्रिक्टेड कैश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये सारी चीज़ें मेरी लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर आ जाती है। ओके, यहाँ तक समझा सबको, यस सर, माहौल ज़बरदस्त, शानदार, मज़ा आ गया। अब अपन बात करते हैं सर पीपीई के अंदर क्या आता है, पीपीई को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, किस पर डिप्रिसिएशन लगता है, किस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो ये जो क्लास होगी ना आज की एकदम बेसिक वाली क्लास रहने वाली है, इसके अंदर अपन है ना एकदम बेसिक से जाने वाले, एकदम ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर फ्रॉम बेस, ताकि आपको आगे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। ओके सर, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि पीपीई का मतलब क्या होता है। पीपीई का मतलब होता है टेंजिबल एसेट होता है, जिसका पीरियड क्या होता है सर, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है। और पीपीई को आपको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना पड़ता है सर, कॉस्ट के ऊपर, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। अब देखो पीपीई चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट के अंदर क्या आएगा, परचेज कॉस्ट आएगा और डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आता है। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, अब जैसे मैंने एक मशीन खरीदी, ठीक है, अब मशीन खरीद के मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आया, ठीक है, अब मशीन लाके ऐसे रख थोड़ी दूंगा, धड़ाक करके मैंने रख दिया, अरे भाई उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, कल को कुछ भूकंप आया तो मशीन आगे खिसक जाएगी, किसी एम्प्लॉय पे गिर गई तो उसको डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या क्या होगी वो सब उसमें ऐड करना पड़ता है। अब उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आता है, फ्रेट भी आता है, इंस्टॉलेशन चार्ज भी आता है, बोरोइंग का इंटरेस्ट भी आता है, ये सारी चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब इनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हर एक एसेट को यूज़ करने के बाद में वो पुरानी होती है तो उसकी वैल्यू को अपने को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। लेकिन लैंड एक ऐसा आइटम है जो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता है, क्योंकि लैंड क्या है सर, एप्रिशिएटेड आइटम है। लैंड हमेशा क्या करता है, अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। तो पीपी के अंदर क्या क्या आ जाता है, पीपी के अंदर आ गया अपना लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, मशीनरी आ गया, व्हीकल आ गया, इक्विपमेंट आ गया, फर्नीचर आ गया, इसके अलावा ऑयल रिजर्व्स आ गया, ठीक है, जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, अगर कोई कंपनी ने एक मशीन खरीदी $5 लाख के अंदर, उसने कितने में खरीदा सर, $5 लाख में खरीदा, और वो $20,000 का पेमेंट कर रहा है शिपिंग कॉस्ट, $30,000 का पेमेंट कर रहा है सर इंस्टॉलेशन के लिए, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया सर, इन सबको ऐड कर दो, $5,50,000, दैट विल बी माई कॉस्ट ऑफ पीपीई। ओके सर, अब इसको डेप्रिसिएशन कैसे करना है, अगर मशीन की यूजफुल लाइफ 10 ईयर है तो 10 ईयर में आप इसको डेप्रिशिएट कर दो, ठीक है, समझ में आ गया, यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारा इंटेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, ऐसी एसेट जिसको अपन देख नहीं सकते, जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है, लेकिन उसका बेनिफिट अपने को लॉन्ग टर्म में मिलता है। सर कैसे, देखो मेरे को है ना खाना बनाने का बड़ा शौक है, बचपन में मेरे को बनना था मास्टर शेफ, बट घर वालों ने बना दिया सीए,
ठीक है। अब मेरी फिर से इच्छा जागृत हुई मास्टर शेफ बनने की, तो मैंने क्या किया कि फूड अथॉरिटी से एक लाइसेंस खरीद लिया और उस लाइसेंस से मैं FSSAI का लाइसेंस, आपको पता होगा उस लाइसेंस के बिना मैं खाना बेच नहीं सकता, तो मैंने एक होटल खोला और FSSAI का मेरे पास में लाइसेंस है। 1 साल चला है, फिर मेरे को समझ में आया यार ये मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का तो क्या है सर, पढ़ाना ही है मेरे बस का है, इसके अलावा मेरे बस का कुछ नहीं है। तो जो लाइसेंस मैंने गवर्नमेंट से 10 साल के लिए लिया था, दैट विल बी माई इंटेंजिबल एसेट। अब जब मैं उसको बेचूंगा ना तो मेरे को क्या मिलेगा सर, पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ सर, एसेट को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो इंटेंजिबल एसेट क्या क्या होता है, मेरा पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया। गुडविल क्या होता है सर, गुडविल मतलब होता है इज्जत। किसी भी बिजनेस की गुडविल का पैसा आप देते हो। फ्रेंचाइजी, जैसे आपने फ्रेंचाइजी लिया, डोमिनोज का लिया, ठीक है, तो यहाँ पर वो आपको नाम यूज़ करने दे रहे हैं, वो नाम यूज़ करने दे रहे हैं ना, उसका पैसा लेते हैं, ठीक है। कॉपीराइट क्या हो गया, आज मैंने आरएम ग्लोबल का जो लोगो है ना, इसका कॉपीराइट ले लिया, कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता मेरे अलावा। फिर मैंने पेटेंट करा लिया, जैसे कोई भी मेडिसिन है, कोविड-19 की मेडिसिन का मैंने पेटेंट करवा लिया, तो मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता। फिर आता है सर लीज होल इंप्रूवमेंट। लीज होल इंप्रूवमेंट क्या होता है, मैंने ना लैंड रेंट पे लिया है, अब लैंड के ऊपर बहुत बड़ा प्रीमाइसेस खड़ा कर दिया, एकदम KGF जैसा एम्पायर खड़ा कर दिया, तो जो पूरा एम्पायर है ना वो मेरा लीज होल इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा आता है सर ROU एसेट। ये सब क्या हो गया सर मेरा, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब सर ये लीज होल इंप्रूवमेंट और ROU एसेट को, ये 2 आइटम ऐसे हैं जिसको आपको सेपरेट दिखाना पड़ता है फाइनेंशियल के अंदर, इंटेंजिबल एसेट के अंदर नहीं दिखाते, इसको सेपरेटली फाइनेंशियल में आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है नॉर्मली, तो ठीक है। चलो, अब सर इंटेंजिबल एसेट की लाइफ क्या होती है, फाइनाइट भी होती है, इनफाइनाइट भी होती है। फाइनाइट का मतलब क्या होती है, लिमिटेड लाइफ। जैसे मैंने किसी चीज़ का कॉपीराइट लिया 5 साल के लिए, तो 5 साल की में उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, बुक्स के अंदर अमोटाइज करना पड़ेगा, और अमोटाइज करके उसका वैल्यू मैं क्या कर दूंगा सर, 0। ओके, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है सर ऐसा जिसकी लाइफ क्या इनडिफाइनेट मतलब इनफाइनेट लाइफ है, तो अब मैं क्या करूँ सर, तो उस केस में अमोटाइजेशन तो कर ही नहीं सकता, मेरे को लाइफ नहीं पता है, तो आप क्या करो, उस केस में जो भी एसेट है उस पर आप इम्पेयरमेंट चार्ज करो। सर इम्पेयरमेंट क्या होता है, आपने बताया नहीं। देखो, इम्पेयरमेंट का अलग से US गैप है जो अपन आगे सीखेंगे। इम्पेयरमेंट की कंडीशंस आती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर आपको क्या करना पड़ता है, एसेट को इम्पेयर करना पड़ता है। ओके सर, यस सर। अ कंपनी बाई अ पेटेंट फॉर $3 लाख with a legal life of 20 years but expected to use it for 10 year, तो कंपनी को उसको अमोटाइज करना पड़ेगा 10 ईयर्स के अंदर, तो $3 लाख डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू $30,000 पर ईयर। ये क्या आ गया सर, इसका अमोटाइजेशन एक्सपेंस। $30,000 वो ईच एंड एवरी ईयर क्या करती रहेगी सर, उस पर अमोटाइज करेगी, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए, अब हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसको आपको सेटल करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और जो भी आपका ऑपरेटिंग साइकिल होता है विच एवर इज लेटर। मतलब आज मेरे को लाइबिलिटी क्या है कि मैंने ना माल उधार में खरीदा, रॉ मटेरियल मैंने क्या किया सर, क्रेडिट में परचेज किया, ओके सर। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा 30 दिन 45 दिन या जो भी टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरी क्या ऑब्लिगेशन है उसको पेमेंट करने की, तो दैट विल बी माई करंट लाइबिलिटी, ओके। चलो, तो करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर आता है सर मेरा अकाउंट्स पेएबल, जो मैंने आपको बताया क्रेडिटर हो गया। इसके बाद में आता है सर डिविडेंड पेएबल, अगर कोई भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है बट अभी तक पे नहीं किया है तो उसकी लाइबिलिटी है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, मतलब अगर मैंने किसी भी कस्टमर से गुड्स और सर्विस के सामने क्या कर लिया सर, एडवांस ले लिया, तो दैट विल बी माई लाइबिलिटी, मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, सर्विस तो देनी पड़ेगी। इसके बाद में आता है कस्टमर की डिपॉजिट, मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, मतलब लीज के केस में क्या होता है, अगर आप कोई भी घर रेंट पे लेते हो तो पता है जो ओनर होता है ना वो आपसे क्या करता है, डिपॉजिट लेता है, तो वो क्या हो गया, आपका कस्टमर का डिपॉजिट होता है, वो आपकी लाइबिलिटी है, वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में आता है सर एजेंसी कलेक्शन। एजेंसी कलेक्शन क्या होता है, अगर आपने गवर्नमेंट के बिहार पर कोई भी अमाउंट कलेक्ट किया, जैसे कि GST आपने कलेक्ट किया, वेट आपने कलेक्ट किया, तो वो आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। कस्टमर से कलेक्ट करते हो और गवर्नमेंट को आपको पे करते हो, तो दैट विल बी योर लाइबिलिटी। इसके अलावा सर ऑब्लिगेशन ड्यू ऑन डिमांड, मतलब कोई भी नोटिस आ गया तो क्या हो गया सर, डिमांड नोट पेएबल आ गया तो आपको पेमेंट करना है, तो दैट विल बी योर करंट लाइबिलिटी। इसके अलावा शॉर्ट टर्म नोट पेएबल, अगर 30 डेज 60 डेज 90 डेज में आपको कोई भी पेमेंट करना है तो वो आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो गया। इसके अलावा लॉन्ग टर्म डेट का करंट पोर्शन, ये क्या होता है सर, देखो मेरा लॉन्ग टर्म डेट है 10 साल का, लेकिन उसका एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है
जो मेरे को पेमेंट करना पड़ता है ईच एंड एवरी ईयर। तो नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर कौन सा इंस्टॉलमेंट आने वाला है, दैट विल बी योर करंट लाइबिलिटी। इसके अलावा आता है अक्रूड एक्सपेंस, जैसे कोई वेजेस पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल है या टैक्स पेएबल है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है सर कॉलेबल लॉन्ग टर्म डेट। मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म डेट है जो क्या होने वाला है, करंट होने वाला है, ठीक है, तो या फिर उसका कोविडेंट क्या हो गया, वॉयलेट हो गया। अब ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको डेट सिखाऊंगा तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। इसके अलावा होता है एश्योरेंस टाइप वारंटीज, शॉर्ट टर्म पोर्शन होता है जो भी वारंटी का, तो वो यहाँ पर कवर होता है। सर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या कवर नहीं होता है, तो करंट लाइबिलिटी के अंदर कोई भी नॉन करंट एसेट है या रिस्ट्रिक्टेड फंड है, ठीक है, उसका डेट टू बी पेड यूजिंग नॉन करंट एसेट, तो उसको करंट लाइबिलिटी में क्लासीफाई नहीं करते। मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल कोई भी लोन था, ठीक है, आपको पेमेंट करना था, आपने क्या किया, उसके सामने उसको बोला एक काम कर कि एक एसेट पड़ी है वो लेके चला जा, तो वो मेरा करंट लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी शॉर्ट टर्म बोरोविंग था, मतलब मेरा इंटरेस्ट पेमेंट मेरे को करना था, अब मैंने क्या किया, इंटरेस्ट पेमेंट कर नहीं रहा हूँ करते बहुत सारा इंटरेस्ट हो गया, तो मैंने बैंक वाले को बोला एक काम करो, जितना भी इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को एक नए लोन में कन्वर्ट कर दो, तो वो करंट लाइबिलिटी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अब आता है सर बैंक ओडी। बैंक ओडी क्या होती है, बैंक आपको फैसिलिटी देती है कि आपको कभी भी एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा तो हम आपको दे देंगे, तो दैट विल बी योर करंट लाइबिलिटी। ओके, अगर आपने सेम बैंक से क्या किया, ओडी लिया हुआ है और सेम बैंक में आपने डिपॉजिट किया हुआ है, तो नेट बैलेंस आपका दिखता है। नेट अगर आपका ओडी नेगेटिव है तो ओडी में दिखेगा, पॉजिटिव है तो आपका करंट एसेट में दिखता है। क्लियर है सर, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका जो भी रिमेनिंग पोर्शन रहेगा वो अपन डिस्कस करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, तो आपको इस चैप्टर के अंदर क्या आने वाला है सर, बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर एज ए बिजनेसमैन सोचना है। बिजनेसमैन आप क्या हो सर, मुकेश अंबानी हो, और आपको किसी कंपनी का फाइनेंशियल देखना है, फाइनेंशियल के अंदर क्या क्या आइटम आती है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन एक एक आइटम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।